म्यूचुअल फंड। रानो और रिया यूं तो देवरानी जेठानी थी, पर दोनों में सगी बहनों जैसा प्यार था। दोनों ही बड़े अच्छे स्वभाव की थी और उतने ही अच्छे उनमें संस्कार भी थे। ये ले रानो, बाहर चाय रखा, माँ के चाय का वक्त हो गया है ना। चीनी एक बार देख लेती हूँ, कम नहीं होनी चाहिए वरना माँ जी बेकार में नाराज हो जाएंगी। तू बेफिक्र रह रानो, मैंने चीनी 2 चम्मच ज्यादा ही डाली है। रानो हॉल में जाकर अपनी सास को चाय पकड़ाती है और वहीं नीचे बैठकर उनके पैर दबाने लगती है। जीती रह बहू, जीती रह। हो गया, अब ऊपर आकर बैठ जा। बहुत आशीर्वाद ले लिया अपनी सास से। जा, अब देखो मेरी सेवा ही करती रहती है। जा रिया को बुला ला और 2 कप चाय लेती आना। तीनों सास बहू साथ में पियेंगे तभी तो मजा आएगा। तभी 2 कप चाय लिए रिया वहां आ पहुंचती है। आ गई माँ जी, मुझे पता था हमारे बिना आप चाय नहीं पियेंगी। संतोषी अपनी बहुओं को बहू नहीं बेटी मानती थी और उसकी बहुएं भी उसे माँ की तरह ही प्यार करती थी। तीनों सास बहू आपस में बात करते हुए चाय पीती है। चाय खत्म होने के बाद संतोषी अपनी बहू के झूठे कप उठाकर किचन में ले जाने लगती है। आप हमारे झूठे बर्तन क्यों उठा रही है माँ जी? पाप चढ़ेगा हमें। माँ बर्तन उठा देगी तो पाप चढ़ जाएगा, और बेटियां जब काम करती तो मुझे नहीं चढ़ता पाप है? बैठ बैठ कर मुझे और मोटा कर दोगी तुम दोनों। मैं आटा गूंद देती हूँ और कुछ सब्जियां काट देती हूँ, बाकी जो काम बचेगा वो तुम दोनों कर लेना। ऐसा खुशहाल परिवार था संतोषी का। बहुएं बेटियों की तरह और बेटे तो श्रवण कुमार थे। संतोषी के बस मुंह से कोई बात निकलने की देरी होती थी और दोनों बेटे उसे पूरा करने में लग जाते थे। इसी तरह प्यार से संतोषी का परिवार चल रहा था। पर समय अपना रुख बदलते देर नहीं करता। अब घर भी पुराना होने लगा था तो धीरे धीरे घर की मरम्मत करवाने की जरूरत भी रिया और रानू को महसूस होने लगी थी। रिया सवेरे सवेरे अपने कपड़े लिए बाथरूम में नहाने के लिए जाती है। प्रिया की चीख सुनकर सभी भागते हुए वहां आते हैं। मरते मरते बची है तेरी जेठानी रानू, मेरा दिल। हे भगवान, हे भगवान, इतना बड़ा पत्थर सीलिंग से नीचे गिरा। बस एक कदम अंदर रखा मैंने कि धड़ाम से पत्थर आकर नीचे गिर गया। कुछ हो जाता तो। ये तो होना ही था, हमारा घर आज का थोड़ी है। मैं तो कह कह कर थक गई हूँ सभी से कि मरम्मत करवाने की ज़रूरत है। कल मैं जब रोटियाँ बना रही थी ना तो सीलिंग से कंकड़ गिर रहे थे रोटियों में, और फिर सबको लगता है कि आटे में कंकड़ है। नहीं जी, आटे में कंकड़ नहीं है, पर मेरी बात तो कोई मानता ही नहीं। अब तो जान का जोखिम हो गया है ये घर। आप जरा घर की मरम्मत कराने की सोचिए ना। सदियों से इसी घर में रह रहे हैं हम, आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ और आज से कैसे कुछ हो जाएगा? तुम भी ना रिया छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती हो। उतना बड़ा पत्थर भी नहीं है, छोटा सा कंकर ही तो है। ये 1 हाथ जितना बड़ा पत्थर, ये कंकर लग रहा है आपको? अब आपकी आंखों के सामने ही प्रत्यक्ष कुछ देखकर भी नजरअंदाजी करना है तो मैं क्या बोलूं फिर? सभी को वो बड़ा सा पत्थर दिख रहा था, पर ना कमल कुछ बोला ना गौतम, और घर की सबसे बड़ी और अपनी बहुओं की प्यारी संतोषी तो कुछ भी ना बोली। घर का कोई भी सदस्य इस वाक्य पर ध्यान नहीं देता और सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इसी तरह दिन बीत जाता है और रात को सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी रानो जिस कुर्सी पर बैठी हुई थी वो टूट जाती है और रानो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। माँ बचाइए! अरे कैसे गिर गई रानो तुम? वजन बढ़ गया है छुटकी का। क्या आप भी मजाक कर रहे हैं? कुर्सी का एक पैर टूटा हुआ है, कितने दिनों से बदलवाने को कह रही हूँ मैं, पर आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे मेरी बात पर। मेरी पत्नी हो तुम और इतना भी नहीं समझ पाई मुझे? किसी कारण से ही मैं तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर रहा हूँगा ना। हाथ बहुत तंग है मेरा। किस तरह मैं और गौतम सब कुछ संभाल कर चलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा तो समझने की कोशिश तुम लोग भी करो। कमल की बात सुनकर दोनों बहुओं का गुस्सा और चिढ़न एक ही पल में गायब हो जाता है। पर तभी संतोषी कहती है, वो बेटा गांव के मंदिर में मैंने चंदा देने को कह दिया था, तो कल सुबह सभी चंदा लेने आ जाएंगे। तेरे हाथ तंग है तो तू रहने दे, मैं मना कर दूंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सब 2 बातें बना लेंगे और क्या। नहीं नहीं माँ, मना क्यों करना, बिल्कुल दीजिए चंदा। कितने रुपए निकालूं? यही कुछ 20,000 बेटा। 20,000 ना, ठीक है माँ, मैं सुबह ही दुकान से मंगवा कर आपको दे देता हूँ। अगली सुबह अपने कहे मुताबिक कमल दुकान से पैसे मंगवा लेता है और पैसे लेकर गौतम अपनी माँ के कमरे में उन्हें देने जाता है, जहाँ गौतम देखता है कि उसकी माँ बड़ी उदास बैठी हुई थी। क्या बात है माँ, कोई बात हुई है क्या? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं बेटा, मैंने सोचा था कि मंदिर में पूजा होगी तो नई साड़ी पहन कर जाऊंगी।
पर खैर अब ये पुरानी साड़ी ही पहन लेती हूँ। ये सुनते ही गौतम अपनी जेब से 2000 का नोट निकालकर अपनी माँ के हाथ में रख देता है। इतने में आ जाएगी ना नई साड़ी माँ, या और दे दूँ? अरे जीता रहे बेटा। गौतम की माँ सबसे सुंदर लगनी चाहिए, ऐसे ही हंसती रहा कर माँ, तेरे चेहरे पर ना उदासी अच्छी नहीं लगती। अपनी माँ को पैसे देकर जैसे ही गौतम कमरे से बाहर निकलता है, रानो उससे कहती है, गौतम जी कल चिंटू का जन्मदिन है तो मुझे 2 दिनों के लिए मायके जाना होगा। उसके जन्म के बाद तो मैं मायके जा ही नहीं पाई। इस बार पूरे 2 साल का हो जाएगा वो। उसकी बुआ पहली बार उसे देखेगी और उसके हाथों में कुछ नहीं रखेगी तो ठीक नहीं लगेगा ना। देखो अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा रानो, एक काम करो ना, कुछ दिनों के लिए मायके जाना रहने दो। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है मैं चिंटू के लिए चांदी के कड़े बनवा दूंगा, वो लेकर चले जाना। बुआ के साथ फूफा जी भी चलेंगे फिर, पर इस बार रहने दो प्लीज। धीरे धीरे गौतम और कमल की माली हालत बद से बदतर हुई जा रही थी। किराएदार दुकान पर आकर उनसे पैसे मांगने लगे थे और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि वो भी हो जाता है जिसका कमल और गौतम को अंदाजा तक नहीं था। एक सुबह दरवाजे पर आकर कोई जोर जोर से कमल का नाम पुकारने लगता है। अरे कोई है? अरे बहू देख तो दरवाजे पर कौन आया है। हाँ भाई साहब कहिए। जरा अपने पतिदेव को बुला दीजिए। वो तो घर पर नहीं है, आप मुझसे कहिए ना। जनानियों से बात नहीं करता मैं, मुझे पता है वो अंदर ही दुबक कर बैठा हुआ है। बस उसे समझा देना मनमोहन आया था और इस बार अगर उसने मेरे 2 लाख मुझे वापस नहीं किए तो उस कमल को ऐसा खोलूंगा कि उसकी पंखुड़ी अलग हो जाएगी। ये कहकर मनमोहन वहां से चला जाता है, पर सुनते ही रिया के होश उड़ जाते हैं। थर थर कांपती हुई हाथों से वो अपने पति को फोन लगाती है। मैं क्या करूं रिया, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मनमोहन अकेला नहीं है, उसके जैसे कई लोग हैं जिससे उधार ले रखा है हमने। कैसे कब चुकेगा सब समझ में ही नहीं आ रहा। दुकान तो चलने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे लग रहा है कि हमें हमारा ये घर गिरवी रखना पड़ेगा। आपकी जान से बढ़कर ये घर नहीं है, रख दीजिए आप ये घर गिरवी। हाँ जेठ जी, भाभी ठीक कह रही हैं। कमल की माली हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे अपने एकमात्र घर को गिरवी करके कुछ कर्जदारों के कर्जे चुकाने पड़ते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ संतोषी के सामने ही हो रहा था, पर फिर भी वो आए दिन अपने बेटों से किसी न किसी बात पर कुछ न कुछ पैसे लेती रहती थी। और हद तो तब हो गई जब कर्जदारों के घर तक आने के दूसरे ही दिन खाने के टेबल पर संतोषी अपने बेटों से कहती है, बेटा वो सरला नहीं है क्या मेरी सहेली, 1 हफ्ते बाद उसकी बेटी की शादी है। बड़ी जिद कर रही थी तो तुझे जाना पड़ेगा और लिफाफे में कुछ देना तो पड़ेगा ही भाई, बेटी की शादी है तो 5000 से कम देते तो बनता ही नहीं। 5000? अब ठीक है देखता हूँ माँ, 1 हफ्ता है ना हाथ में, हो जाएगा इंतज़ाम। 5100 आप लिफाफे में डालकर चाचा जी की बेटी के हाथ में रख दीजिएगा। वैसे हमें आप सबसे एक बात और कहनी थी, और बात यह है कि कुछ कर्जदारों को हमने इस मकान को गिरवी रखकर जो पैसे आए उसे सेटल कर दिया, पर बाकी कर्जदार अब मानने को राजी नहीं हो रहे, तो हमने सोचा कि हम दुकान भी गिरवी रख देते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या विपदान पड़ी हम सब पर, ये क्या हो रहा है? हाँ गौतम, घर तो ऐसे ही गिरवी पड़ा है और अब ये दुकान भी, ये छत तो जा रही है, आमदनी का सोर्स भी चला जाएगा, तो कैसे होगा सब कुछ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी आप कुछ कहिए ना। पर इतनी बड़ी बात सुनकर भी संतोषी मौन ही रहती है, कुछ नहीं कहती। और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि गौतम और कमल को अपनी इकलौते दुकान को भी किराए पर रखना पड़ जाता है। एक तो घर का माहौल ऐसे ही अजीब सा हो गया था, ऊपर से कुछ दिनों से रानी की तबीयत भी ठीक नहीं रह रही थी, उससे आजकल बहुत चक्कर आने लगे थे। पर घर का माहौल देखकर वो ये बात किसी से नहीं कहती और रोज की तरह अपनी सास को हॉल में चाय देने जाती है, जहाँ वो देखती है कि उनके परिवार के पुराने मुंशी जी उनकी सास के साथ बात कर रहे हैं। नमस्ते मुंशी जी, कैसे हैं आप? चाय रख दी ना बेटा, अब अंदर जाओ। आपके फंड्स के रेट्स बहुत हाई चल रहे हैं संतोषी जी। इस वक्त अगर आपने अपने फंड्स बेच दिए ना तो नाना करते हुए भी 40 लाख रुपए हाथ में आ जाएंगे, और आपकी एक पुरानी एफडी भी मैच्योर हो गई है तो 60 लाख उसके, 1 करोड़ रुपए आने वाले हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ आपको, और बदले में ये क्या, बस चाय, मीठा मीठा कुछ नहीं। अरे धीरे बोलिए ना मुंशी जी, मुझे अपने फंड्स अभी नहीं बेचने और इस एफडी को मैं दोबारा से बैंक में लगा दूंगी।
मुझे नहीं निकालने पैसे। रसोई की तरफ जाती हुई रानू ये बात सुन लेती है। उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो सीधा रसोई में जाकर रिया को इस बारे में बताती है। 1 करोड़? तूने ठीक से तो सुना ना, माँ जी के पास 1 करोड़ रुपए है। हाँ भाभी, मैंने बिल्कुल सही सुना। मुंशी जी तो माँ जी से ये भी कह रहे थे कि वो अपने फंड्स बेच दे, पर माँ जी ने मना कर दिया। अब समझ में आ रहा है कि जब भी ये दोनों माँ जी से किसी भी प्रॉब्लम के बारे में कहते थे तो माँ जी चुप क्यों हो जाती थी। पर माँ जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? वो हमारी मदद क्यों नहीं कर रही है? हमें इस बारे में माँ जी से सीधी बात करनी चाहिए। नहीं भाभी, मुझे तो लगता है कि अगर जेठ जी और गौतम जी माँ जी से इस बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए हम दुकान पर चलते, वहीं इस बारे में उनसे बात कर लेंगे। अब मैंने सुना कि आपके लड़कों ने अपनी दुकान को गिरवी रख दिया। यही तो वक्त होता है इन पैसों का इस्तेमाल करने का, संतोषी जी। कौन सा वक्त क्या करने का होता है मुंशी जी, इस बात की समझ आप मुझ पर ही छोड़ दीजिए। मैं आपकी बहन सुषमा की तरह नहीं बनना चाहती, जो अपने सारे पैसे अपने बेटे बहुओं को देकर जगत माता बनकर बैठ गई थी, और उसके बुढ़ापे में उसके बेटों ने उसे वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। भूल गए क्या आप वो दिन, किस तरह आप रोते थे? पर क्या आप भी अपनी बहन की मदद कर पाए? नहीं ना। ये पैसे मेरे हैं, और मेरे बच्चों पर जो भी विपदा आई वो उनकी किस्मत है। उन्हें खुद ही लड़ना होगा अपनी किस्मत से। रिया और रानू फौरन अपने दुकान पहुंच जाती है, जहां जाकर गौतम और कमल को इस बारे में बताती है। होश में तो हो तुम दोनों, क्या कुछ भी बकवास कर रही हो? जरा से दिक्कत आई नहीं कि इस तरह दिमाग काम करने लगा तुम दोनों का। अरे भाई, कहाँ से आएंगे माँ के पास पैसे? उस बेचारे के पास रखा ही क्या है? जो कुछ था सब कुछ तो उसने हम पर लुटा दिया। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और तुम दोनों भी माँ के सामने इस बारे में कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहता कि माँ को किसी बात का दुख लगे। कमल इस बात को मानने से पूरी तरह इनकार कर देता है। अब रिया और रानू भी क्या करती, वो दुकान से बाहर आ जाती है। पर यह बात गौतम को कहीं ना कहीं सच लगती है, और वो कमल से कहता है, हो सकता है भैया रानू की बात सच हो। अरे बाप रे, इतनी जल्दी बीवी की बात में आ गया भाई, वाह। और उस माँ का क्या, जिसने बचपन से हमें पाला है? भूल गया क्या कैसे उस अकेली माँ ने हम दोनों को बड़ा किया? पिताजी जब गुजर गए थे तू तो 4 साल का था, तुझे तो कुछ याद भी नहीं होगा, पर मुझे सब याद है। उसने अपने हिस्से की रोटियां हमें खिलाई है, और उसी माँ पर तू शक कर रहा है? आई एम सॉरी भैया, न जाने मेरे मन में ये ख्याल क्यों आ गया। कमल और गौतम इस बात को पूरी तरह अपने दिमाग से निकाल देते हैं। रानू और रिया भी इस बात को भूलने के लिए मजबूर थी। सभी इस बात को छोड़कर वापस से पहले की तरह जिंदगी जीने की कोशिश करने लगते हैं। तभी एक दिन रानू रसोई में काम करती हुई बेहोश होकर गिर जाती है। हड़बड़ी में उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि रानू माँ बनने वाली है। आपको पता कैसे नहीं चला कि आप 4 महीने प्रेग्नेंट है, और इस हाल में आप इतना स्ट्रेस ले रही हैं? आज गिरने से आपके पेट में पल रहे बच्चे को बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए हमें एक ऑपरेशन करना होगा, जिसका खर्च कुछ 4-5 लाख रुपए का होगा। तो आप रिसेप्शन पर पैसे सबमिट करवा दीजिए। ऑपरेशन जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। तू टेंशन मत ले गौतम, मैं कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ करके ले आऊंगा। हमारे घर का वारिस है रानू के अंदर, उसे कुछ होने थोड़ी ना दूंगा मैं। बाजार में शायद ही कोई बाकी था जिससे कमल और गौतम ने कर्ज ना लेकर रखा हो, तो अब वो कर्ज मांगते भी किससे? और ऐसे में कमल अपने मामा को फोन करता है। क्या इतनी बड़ी बात हो गई? तो संतोषी ने तुम लोगों की मदद क्यों नहीं की? पर माँ हमारी मदद कैसे करेगी मामा जी? तुझे इस बारे में पता नहीं, या तू जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहा है कमल? संतोषी के पास तो 60 लाख की एफडी पड़ी है, जो अब तक मैच्योर भी हो गई होगी, और ना भी हुई हो तो बच्चों पर इतनी बड़ी आपदा आए तो ऐसे में ये एफडी ही तो काम आती है। ऊपर से उसके पास कुछ म्यूचुअल फंड भी पड़े हैं, उसे भी बेच सकती है। अपने मामा के मुंह से इस बात को सुनकर गौतम को विश्वास हो जाता है कि रिया और रानू ने जो भी सुना था बिल्कुल सच था। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गौतम भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है और उनसे पैसे मांगता है। प्लीज़ माँ, वो म्यूचुअल फंड बेच दीजिए ना माँ, मेरा बच्चा बच जाएगा। अरे गौतम, तुम मामा जी की बातों में कैसे आ गया? माँ के पास पैसे होते तो माँ कब का हमें दे चुकी होती है ना माँ? कहिए ना माँ, मामा जी जो कह रहे थे वो झूठ था ना? पर संतोषी कैसे कह देती कि वो झूठ है, क्योंकि वो तो झूठ था ही नहीं। और संतोषी की नजरें झुक जाती हैं। कमल की आंखों पर पड़ा अपनी माँ के लिए प्रेम का पर्दा उसी वक्त हट जाता है। गौतम, माँ से कुछ नहीं पूछेगा तो मैं माँ को उनकी नज़रों में गिरता हुआ नहीं देख सकता।
चल बाहर। संतोष अस्पताल में 5,000 लेकर पहुंचता है और रानू का ऑपरेशन करवा लेता है। अगली सुबह तक रानू डिस्चार्ज भी हो जाती है, पर सच को जाने के बाद अब किसी में भी संतोषी के साथ रहने की हिम्मत नहीं रह जाती। सभी अपना सामान पैक कर घर से निकलने लगते हैं। तभी संतोष अपनी बहन से कहता है, तुझे अंदाजा भी है संतोषी ये तूने क्या किया? अरे जो सुषमा के साथ हुआ जरूरी नहीं कि वो तेरे साथ भी हो। सुषमा के बच्चे तो पहले से ही मतलबी थे और तेरे बेटे तो श्रवण है श्रवण। उन दोनों ने तेरे शौक पूरे किए, वो भी उस वक्त जब उनकी खुद की ज़रूरतें तक पूरी नहीं हो पा रही थी। सबकी कहानी एक से नहीं होती बहना। अरे तेरे बुढ़ापे में तेरे पास पैसा रह जाएगा और बच्चे ही नहीं रहेंगे तो क्या करेगी इस जीवन का तू? जा रोक ले उन्हें, मांग ले माफी उनसे। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? एक सांस में भागती हुई संतोषी अपने बच्चों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। कहाँ जा रहे हो तुम? किसी ने पूछा मुझसे? कमल, ये ले मेरे म्यूचुअल फंड के पेपर, मैंने साइन कर दिया इन पर। जाकर अभी इन्हें बेच दे और गौतम मेरी एफडी में जो पैसे हैं उससे इस घर और दुकान को बचा ले। बात पैसे की कभी थी ही नहीं माँ, बात तो सच और झूठ की थी। छोटे थे ना तुम दोनों तो बहुत गलतियां करते थे और मैं हमेशा नज़रअंदाज कर देती थी। एक बार मेरी भी गलती नज़रअंदाज कर दो, बुढ़ापा है ना सटिया गई थी। संतोषी इतनी भाग्यशाली थी कि उसके बच्चे तो उसके पैसों से नहीं बस उसी से प्यार करते थे। और अपनी माँ की ये बात सुनकर उसके बेटे बहू उसके गले लग जाते हैं और संतोषी का परिवार फिर से खुशहाल हो जाता है।